इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी आत्मीय विद्यार्थियों का हृदय से स्वागत, वंदन। साथियों, आप कृषि पर्यवेक्षक की इस कक्षा में बहुत सारे विषयों का आनंद ले रहे हैं और उनमें आज से हम हिंदी व्याकरण को भी जोड़ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आप सबसे और रॉयल क्लासेस के माध्यम से आप सबसे मुखातिब होने का मुझे अवसर मिल रहा है। साथियों, थोड़ी सी चर्चा करूंगा सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में और किस तरह से थोड़ा हिंदी को हम पढ़ें। वैसे तो ये है कि हिंदी बहुत सरल है, ऐसा एक सभी की मानसिकता में है कि हिंदी ज़्यादा कठिन नहीं है। आप भी बचपन से हिंदी के साथ बहुत अच्छे से परिचित हैं, आपको बोलना अच्छे से आ रहा है, आप लिख भी लेते हैं और हिंदी की तैयारी का जब संदर्भ आता है तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, कोई एक किताब उठा लेंगे और हिंदी की तैयारी हो जाएगी। अच्छा है, आत्मविश्वास होना ही चाहिए, हमारी मातृभाषा है, इसलिए इसके साथ ऐसा लगाव और ऐसा बर्ताव होना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षा की, और प्रतियोगी परीक्षा में भी जब कृषि विज्ञान के जो हमारे विद्यार्थी हैं वो जब कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको हिंदी को विशेष तौर से तैयार करने की आवश्यकता है। हिंदी का तात्पर्य यहाँ हिंदी व्याकरण से है और हिंदी व्याकरण की जब हम तैयारी करें तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, पिछली कई परीक्षाओं के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने का मुझे अवसर मिला, तो उनसे बातचीत करके परीक्षा देने के बाद के अनुभव को मैंने जब उन बच्चों से सुना, और मेरा भी ये व्यक्तिगत मानना है कि एग्रीकल्चर का जो बच्चा है, एग्रीकल्चर में तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और शुरू से वो उस विषय के अच्छे संपर्क में है और सभी बच्चे एग्रीकल्चर के हैं, वो खूब अच्छे से मेहनत कर रहे हैं अपने विषयों में। अब आप जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में जब हमें सफल होना है, जहां हजारों की संख्या में से सैकड़ों की संख्या में अपना चयन करवाना है, तो वहां कुछ न कुछ तो ऐसी स्थितियां बनानी होगी हमें कि एक एक प्रश्न के लिए बहुत सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और हिंदी और दूसरा आपके जीके वाला जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन ऐसे हैं जिस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि आप अपना जो मूल विषय है उस पर तो अच्छे से ध्यान देते ही हैं, लेकिन आपको जो लीड मिलेगी ना, वो कहीं न कहीं इन विषयों से मिलने वाली है। इसलिए सभी परीक्षार्थियों से, सभी प्रतियोगी योद्धाओं से जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप हिंदी व्याकरण को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। 15 प्रश्न आ रहे हैं, ये आपको अच्छे से पता है, और थोड़ा सा हम पाठ्यक्रम पर थोड़ी सी चर्चा करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा, सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास अंक भार की जब बात करते हैं तो अंक भार कितना है? 45। ये तो हमारा अंक भार है और 45 अंक भार जो है वो कितने प्रश्नों का है? 15 प्रश्न। मैं बहुत जीरो से आपसे बात करना चाह रहा हूं और बहुत प्रारंभिक तौर से हम चर्चा करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब आप देख रहे हैं कि हिंदी में जब एक प्रश्न को हम ठीक कर पाते हैं तो हमें कितना अंक मिलने वाला है? 3 अंक। अब जब बात करते हैं कि इन 15 प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, तो ये जो 15 प्रश्न हैं वो करीब करीब 11 अध्याय में से आपको 15 प्रश्न पूछे जाने हैं। 11 अध्याय हैं। अब इन 11 अध्यायों में कौन कौन से अध्याय हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि हिंदी को हमें पढ़ना और समझना है तो संधि को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो एक चैप्टर आपका है संधि, दूसरा आप देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, तीसरा आपके सामने समास,
चौथा शब्द युग्म और उनके अर्थ, पांचवा पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, छठा आप देखेंगे तो शब्द शुद्धि का एक आपका अध्याय है, फिर वाक्य शुद्धि का एक अध्याय है आपके। इसके बाद हम आगे चलते हैं पाठ्यक्रम में, तो पाठ्यक्रम में आपके सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वन वर्ड, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। फिर प्रशासनिक शब्दावलियां हैं। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं तो आपके लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं और मुहावरों से संबंधित भी प्रश्न आने वाले हैं। तो इस तरह से 11 अध्याय हैं और कितने प्रश्न आने वाले हैं? 15 प्रश्न आने वाले हैं। अब आप देखिए, हम जब अच्छे से तैयारी करते हैं और अच्छे मार्गदर्शन में तैयारी करते हैं तो फायदा क्या होने वाला है? फायदा ये होने वाला है कि हम इन 15 में से 15 प्रश्नों को ही ठीक करने वाले हैं और इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। वैसे ही हमको हिंदी सरल लग रही है, हम अगर ठीक तैयारी करके जाएं तो 15 में से 15 प्रश्न ठीक कर पाएंगे। और हम अगर मान लीजिए हिंदी को बिना पढ़े हुए चले जाते हैं तो हम पूर्व ज्ञान के आधार पर 7-8 प्रश्न ठीक कर ही लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं, है ना। कक्षा 1 से हम हिंदी पढ़ते आ रहे हैं तो हमारा जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर भी हम 7-8 प्रश्नों को ठीक कर लेते हैं। लेकिन आप सोचिए, हमें अगर लीड लेना है ना, हमें अगर हमारा चयन बिल्कुल निश्चित करना है, पक्का करना है, तो हिंदी को अपना एक बहुत अच्छा मुख्य विषय बनाते हुए आपको इन 15 में से 15 प्रश्नों को बहुत अच्छे से करना है। और कितने अंक प्राप्त करने हैं? 45। ये क्यों कह रहा हूं मैं आपसे? पहले ही आपसे आग्रह किया कि एग्रीकल्चर के बच्चे एग्रीकल्चर के जितने विषय हैं उन सबको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो फिर 2 ही एक विषय मुख्य रह रहे हैं हमारे पास, एक हिंदी और दूसरा जीके है। जीके भी बहुत अच्छा है, आप ढंग से पढ़िएगा, अच्छे विद्वान लोगों के मार्गदर्शन में आप पढ़ ही रहे हैं। और हिंदी के बारे में मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूं कि हम इन 15 प्रश्नों की बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। एक एक अध्याय को बहुत सुगम तरीके से, सरल तरीके से और बहुत जीरो से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप तो घर बैठे बैठे संकल्प कीजिएगा और संकल्प के साथ साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, और हम रोज आपको कुछ न कुछ एक एक अध्याय के बारे में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि 45 अंकों की हम बहुत मन से तैयारी करेंगे और निश्चित तौर पर इन 15 प्रश्नों को अच्छा करने वाले हैं। और मैं आपको आने वाले समय में सरकारी सेवा में देखना चाहता हूं, इसलिए आप सबसे आग्रह करता हूं, आइए हम हिंदी भाषा को थोड़ा सा प्रारंभिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, हम जिस भाषा की बात कर रहे हैं उसका नाम है, ध्यान से आप देखिएगा, उसका नाम क्या है? मैंने बोर्ड पर लिख लिया है। क्या नाम है? हो सकता है इसको आप देखते ही अचानक से बोल पड़े कि ये हिंदी लिखा हुआ है, पर आप गौर कीजिएगा, मैंने हिंदी नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? हिंदी। फिर इसमें हिंदी क्यों नहीं हुआ? तो हम बहुत छोटी सी बात पर ध्यान देने वाले हैं कि यहाँ पर हमको क्या लगानी थी? बिंदी लगानी थी। अब आप सोचिए, हिंदी को पढ़ने के लिए हमें करना क्या है? हिंदी को पढ़ने के लिए हमें बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। और हम जो सामान्य रूप से हिंदी को देखने का प्रयास कर रहे थे, अब थोड़ा दृष्टिकोण विशेष रखना है। आप देखिए, जैसे ही मैंने बिंदी लगाई तो क्या बन गई? हिंदी बन गई। और बिंदी नहीं लगाई तो एक शब्द बना है हिंदी, जो मेवाड़ी भाषा का शब्द है, मान लीजिए, या स्थानीय भाषा का शब्द है, जिसमें यूं लगता है जो सरल है, भोली है ना, जिसको ज़्यादा नहीं आता है कुछ, उसको क्या कहते हैं? ये हिंदी है, सरल है। तो आप सोचिए, हिंदी यूं दिखने में सरल है, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदी में बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। तो हम उन सब बातों से रूबरू होने वाले हैं। और आप देखिए, हिंदी जो है वो वास्तव में है क्या है? भाषा है, भाषा है। अच्छा, भाषा शब्द है तो हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये जो भाषा शब्द है इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो संस्कृत में एक भाष धातु है और उस भाष धातु में जब आ प्रत्यय जोड़ा गया तो किसका निर्माण हुआ? भाषा शब्द का निर्माण हुआ है। यहां पर हम इस भाष धातु के शाब्दिक अर्थ को भी समझेंगे। भाष धातु का जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ है कहना,
या बोलना, कहना या बोलना, कहना या बोलना। अच्छा, ये आप अच्छे से जानते हैं कि भाषा के बारे में अगर मैं आप सबसे प्रश्न करूं कि भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सरल सा आपके मन में ये बात आने वाली है कि भाषा नहीं होती तो आखिर क्या हो जाता। तो हम जो कितनी देर से चर्चाएं कर रहे हैं वो शायद नहीं हो पाती। तो ये जो चर्चाएं होती है, ये जो हमारे मन के जो विचार हैं वो हम प्रकट करते हैं, तो उसका माध्यम क्या है? भाषा है। इसलिए बिना भाषा के तो आप सोचिए आपसी संवाद संभव नहीं था। तो भाषा का जो मुख्य कार्य है कहीं न कहीं वो क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति करना। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये जो भाषा है वो वास्तव में किसका कार्य करती है? माध्यम का। किसका कार्य करती है? माध्यम का। हम अंग्रेजी में कहें तो कह सकते हैं कि भाषा एक मीडिया है। किसका? कम्युनिकेशन का। और यहाँ पर हम हिंदी में इस बात को लिखें तो लिख सकते हैं कि भाषा एक माध्यम है। और किसका माध्यम है? विचारों की अभिव्यक्ति का। विचारों की अभिव्यक्ति का। अभिव्यक्ति का, यानी ये जो माध्यम है ये विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। मेरी बात को आप अच्छे से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो समझ लीजिए आप, मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूं वो भाषा आप अच्छे से समझते हैं, इसलिए मेरी बातों को आप अच्छे से सुनकर उसको हृदयंगम कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाषा जो है वो क्या है? माध्यम है। किसका माध्यम है? विचारों की अभिव्यक्ति का। अब आप बताइए, ये जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो भाई हम अभिव्यक्त करते हैं। मेरे मन में कोई विचार आए, मैं प्रकट करना चाहता हूं, तो प्रकट करूंगा तो हो सकता है मेरे सामने कोई न कोई हो, उसको मैं प्रकट करने वाला हूं। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ ये जो माध्यम है उसकी हम जब चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा के एक छोर पर वक्ता है और भाषा के दूसरे छोर पर कौन होता है? श्रोता। वक्ता का मुख्य कार्य आप सभी जानते हैं। वक्ता का मुख्य कार्य है बोलना और श्रोता का मुख्य कार्य क्या है? सुनना। अच्छा, वक्ता जब बोलता है और श्रोता उसको क्या करता है? सुनता है। तो एक पूरी प्रक्रिया चलती है। इधर से बोलना हुआ, श्रोता के द्वारा सुनना हुआ, सुनने के साथ साथ अधिगम की प्रक्रिया चलेगी। सुनने के बाद वो समझेगा कि क्या उसने सुना है, इसका क्या अर्थ होता है। तो ये एक प्रक्रिया चलती रहती है। अच्छा, कभी भी श्रोता जो है वो वक्ता बन सकता है और वक्ता है वो क्या बन सकता है? श्रोता। इस तरह से विचारों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो बहुत सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति करना या विचारों का क्या करना? आदान प्रदान करना। मित्रों, हम जो पढ़ रहे थे कि हिंदी भाषा का जो कहीं न कहीं उद्गम है या भाषा जिस शब्द से बना हुआ है, धातु से बना हुआ है, वो है भाष धातु, जिसमें आप प्रत्यय जोड़ते हैं। और भाष का शाब्दिक अर्थ कहना या बोलना। और भाषा एक माध्यम है किसका? विचारों की अभिव्यक्ति का या विचारों के आदान प्रदान का। इसके एक छोर पर कहीं न कहीं वक्ता है तो दूसरे छोर पर कौन है? श्रोता है। अब एक सामान्य सा प्रश्न आपसे करना चाह रहा हूं कि ये जो वक्ता बोलने का कार्य करता है और श्रोता सुनने का कार्य करता है, तो इन दोनों में से कठिन कौन सा है? बोलना कठिन है या सुनना कठिन है? तो अधिकांश छात्रों के उत्तर होते हैं कि सर बोलना कठिन है। यहाँ पर मैं फिर आपको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहता हूँ कि सुनना कठिन है। बोलने में हो सकता है हम कई बार कितना बोल पाए, कैसे बोल पाए, लेकिन सुनने में हमें बहुत ध्यान की आवश्यकता है। और बहुत ध्यान से जब हम सुनते हैं तो आप जानते हैं कि अधिगम की
बड़ी प्रक्रिया पूरी हो जाने वाली है, हमें बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। तो ये तो हमने छोटी सी प्रारंभिक बात की थी कि भाषा किसे कहते हैं। हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं भाषा की यात्रा में आगे की तरफ ले जाना चाहता हूँ। देखिएगा, आप भाषा के प्रकारों के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो हमारे सामने उत्तर आता है कि 2 प्रकार होते हैं। नहीं, इसमें हम थोड़ा सा बदलाव करें और जो हमारे पास, अब हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना, अभी तक जो जानकारियां हमारे पास हैं बहुत अच्छा है, उन जानकारियों का उपयोग करते हुए ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो भाषा के जो प्रकारों की जब हम बात करते हैं तो मोटे तौर पर हम जो 2 प्रकार कहते हैं उन्हें हम और अब आगे बढ़ाएं और आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। भाषा के प्रकार कितने हैं? 3। पहला प्रकार हमारे सामने मौखिक, जिसको हम कह सकते हैं मौखिक भाषा। दूसरा जो हमारे पास प्रकार है वो है लिखित। और तीसरा प्रकार, अनुमान लगाइए भाषा का तीसरा प्रकार कौन सा होगा? तो तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। इसको आप यूं भी कह सकते हैं, भाषा के रूप कितने रूप हो गए? 3 रूप हो गए, मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। एक प्रश्न है यहाँ पर कि भाषा का जो प्रारंभिक रूप है या आदि रूप है वो कौन सा है? तो इन तीनों में से जो प्रारंभिक या आदि रूप है वो कौन सा है? मौखिक। यानी भाषा का जो विकास हुआ है सबसे पहले किस रूप में हुआ है? मौखिक रूप में हुआ है। तो भाषा का जो आदि रूप है वो कौन सा है? मौखिक। मौखिक रूप में आप जानते हैं यहाँ पर हम बोलकर अभिव्यक्त करते हैं। कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बोलकर। लिखित भाषा में आप जानते हैं अभिव्यक्ति का जो हमारा तरीका है वो कैसा है? लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। लिख कर अभिव्यक्त करते हैं। और तीसरा जो हमारा प्रकार है भाषा का, उसमें हम क्या करने वाले हैं? आप देखिएगा, इसमें हम अभिव्यक्ति का जो हमारा माध्यम है वो क्या है? संकेतों के द्वारा, संकेतों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। संकेतों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। तो भाषा के प्रकार कितने हो गए? 3। पहला मौखिक भाषा, दूसरा प्रकार लिखित भाषा, तीसरा प्रकार सांकेतिक भाषा। आप देख रहे होंगे मौखिक भाषा कहीं न कहीं सरल लगती है, लेकिन बचपन से हम जिस भाषा को सीख जाते हैं ना, इसलिए वो सरल हमें लगती है। लेकिन हम अगर किसी भाषा को सीखने को, बाद में हम किसी भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं जब हम वयस्क हो जाते हैं या उससे अधिक उम्र में, तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि भाषा सीखना कितना क्लिष्ट है, इतना सरल नहीं है। लेकिन बचपन से पूरे समाज ने मिलकर हमको एक भाषा सिखा दी तो हमें बड़े होने पर लगता है ये भाषा बहुत सरल है। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि मौखिक रूप है उसको हम सरल मानते हैं। धीरे धीरे लिखित रूप का आविष्कार हुआ और साथ ही साथ सांकेतिक भाषा भी हमारी चलती है। मैंने आपसे अगर इस तरह का संकेत किया, और न तो मैंने कुछ बोला मुंह से, लेकिन एक इशारा किया और इस संकेत से आप चलकर मेरे पास आ गए, तो आप समझिए ये भाषा का एक रूप ही हुआ। आप देख रहे हैं कि रोड के किनारों पर और कई भवनों में विशेष प्रकार के संकेत बनाए हुए हैं। अब वहाँ पर कोई बोल नहीं रहा, लेकिन उन संकेतों से आप कुछ न कुछ ग्रहण कर रहते हैं। इसका मतलब वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? सांकेतिक ही हुआ। आपसे कोई वार्तालाप कर रहा और आपने हो सकता है हाँ या सिर हिलाकर या इस तरह से कुछ न कुछ शरीर के किसी न किसी अंग का संचालन करते हुए उसे कोई उत्तर दे दिया, तो वो भी अपने आप में क्या है? वो भी अपने आप में संकेत है। यानी जब तक सार्थक ध्वनियों के द्वारा हम अभिव्यक्ति नहीं करेंगे तब तक वो मौखिक रूप नहीं है।
तब तक वो सब किस में है? संकेतों में ही है। तो भाषा के हमारे कितने रूप हो गए? 3 रूप हो गए, मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। आइए इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम धीरे धीरे हिंदी को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत संक्षिप्त में समझाना चाहता हूँ। भाषा की एक परिभाषा हम लिख रहे हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा, भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह है यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर परिभाषा क्यों समझा रहे हैं। मैं आप सबको, हो सकता है आपने हिंदी को छोड़े हुए कितना समय हुआ मुझे ये पता नहीं, लेकिन मैं तो ये सोचकर चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था से हिंदी और हिंदी व्याकरण सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मैं बहुत शुरू से ही आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप अगर निरंतर रूप से इन सब छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान देना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कितने अंकों का टारगेट है, 45 अंक, और कितने प्रश्न ठीक कर रहे हैं, 15 प्रश्न। बहुत सारे बच्चे अभी अभी चयनित हुए हैं और राजकीय सेवा में पदस्थापित हो चुके हैं। तो फिर आप क्यों नहीं, है ना? आपके लिए भी तो एक पद इंतजार कर रहा है। बस कमर कसिए और अच्छे से तैयार हो जाइए और पढ़ तो रहिए हैं। अब प्रतियोगी परीक्षा के लिए ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिएगा, और जब आप ध्यान से पढ़ेंगे और अभ्यास को उसमें सम्मिलित करने वाले हैं तो देखिए आप धीरे धीरे आपके ज्ञान में जो अभिवृद्धि होने वाली है प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, देखिए एक दिन आपका भी आने वाला है। लेकिन उस दिन की चाहत में हम तैयारी आज से ही करना शुरू करेंगे और बहुत मन से तैयारी करेंगे। तो हमने लिखा, भाषा की परिभाषा आपके सामने है, इसमें 2-4 बातें मैं आपको समझाने वाला हूं, इसलिए इस परिभाषा को लिखा है। भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित। अब उच्चारण के हमारे अवयव हैं, कहाँ हैं? मुंह में है। अवयव का अर्थ है अंग, हिस्सा, भाग, और अंग्रेजी में कहें तो पार्ट्स। हमारे मुंह में जिह्वा है, दंत है, मूर्धा है, कांकल्य है ना, ओष्ठ है। ये सब मिलकर क्या करते हैं? उच्चारण। इनकी सहायता से ही हम करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाषा है क्या है? उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित। और फिर बहुत अच्छी बात है, यादृच्छिक। उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह है। देखिए आप, मैं कुछ शब्दों के नीचे रेखांकित कर रहा हूं और इसके पीछे विशेष उद्देश्य है। उच्चारण अवयवों द्वारा कैसी ध्वनि है? यादृच्छिक ध्वनि है। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? प्रतीकों। अब आप देखिए यादृच्छिक का अर्थ क्या है, इसको थोड़ा सा समझाऊं उससे पहले आपसे बहुत सरल सा प्रश्न कर रहा हूं कि मैंने
बोर्ड पर क्या लिखा है, तो आप सबका उत्तर एक जैसा ही है। आप सब ने उच्चारण किया है अ, और मैं अगर बोर्ड पर ऐसा कोई चित्र बना रहा हूं तो आप सबका उच्चारण क्या होने वाला है, क। और अगर मैं ऐसा कोई चित्र बनाऊं तो आप सबका उच्चारण होने वाला है च। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हमें जब भी जिन विद्वानों ने, जिन गुरुजनों ने हिंदी सिखाई है, उन्होंने सबसे पहले ये चित्र बताते हुए उच्चारण करवाया था अ से अनार। और आपको याद आ रहा होगा, यहाँ क से कबूतर, और यहाँ आपको उच्चारण करवाया होगा च से चम्मच। तो आप सोचिए, हिंदी जानने वाले सभी लोग एक जैसा उच्चारण कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो देख रहे हैं आप, ये सब क्या हैं, प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? ध्वनि के प्रतीक हैं, है ना। और ध्वनि के प्रतीक कैसे हैं? यादृच्छिक है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको ध्यान में आ गया हो, यादृच्छिक का मतलब क्या हुआ। यादृच्छिक का मतलब हुआ पूर्व निर्धारित। पूर्व निर्धारित। हम इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते। हम इस संकेत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर हम अ किसी और रूप में लिखना शुरू करेंगे तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। इसलिए हमारे ये ध्वनि के संकेत हैं, ध्वनि के प्रतीक हैं, लेकिन कैसे हैं? यादृच्छिक, या यूं कह सकते हैं कि ये रूढ़ हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव संभव नहीं है। हमारे दादाजी ने भी अ से अनार पढ़ा, पिताजी ने भी अ से अनार पढ़ा, हम भी अ से अनार पढ़ रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को भी हम अ से अनार पढ़ाने वाले हैं। तो आप देखिएगा ये प्रतीक कैसे हुए, यादृच्छिक। तो आपको यादृच्छिक शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। ध्वनि शब्द लिखते हैं। अब मैं, एक हमारा अध्याय है शब्द शुद्धि, और मैं बहुत ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक दिन में शब्द शुद्धि सुधरती नहीं है। हमें इसके लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास करना होगा। तो मैं अपनी कक्षाओं में रोज आपको कहीं न कहीं शब्द शुद्धि पर आपको ध्यान दिलाने वाला हूं, और आप भी कोशिश कीजिए। आज तक हम जैसा लिख रहे थे, चलो अच्छी बात है। अब जब जानकारियां हो जाती है तो हम उसको शुद्ध लिखने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक अध्याय है। जब हम उस अध्याय पर आएंगे तब विशेष रूप से उस पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिर आपसे आग्रह करूंगा, शब्द शुद्धि पहले दिन से ही हम शुरू कर रहे हैं। जो मैं लिख रहा हूं उसको आपको ध्यान से देखना है। और ये बहुत एक लंबा अनुभव है कि ये जो छोटे छोटे शब्द आपको दिख रहे हैं, ये अगर मैं आपसे बुलवा कर लिखवा लेता तो हो सकता है कि आप में से अधिकांश विद्यार्थी इनको शायद ठीक नहीं लिख पाते। लेकिन ये तो तब बात होती है ना जब आप बिल्कुल मेरे सामने बैठे होते और मैं आपका एक टेस्ट ले लेता। लेकिन एक अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं कि हमारे बच्चे यहाँ मात्राओं में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कहीं न कहीं मात्राओं को लेकर। तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्वनि हमें ऐसा ही लिखना है। ई की मात्रा कैसी है? छोटी है, ऋस्व है। फिर आप देखिए प्रतीकों की जब बात आती है तब तो आप देखिएगा प्रतीकों हम कैसे कैसे लिख लेते हैं। मैं जो देखता हूं कक्षाओं में तो बहुत सारे बच्चे प्रतीकों ऐसा लिख लिया। फिर आप देखेंगे, मैंने तो ऐसा भी देखा है, हो सकता है आप भी ऐसा लिख रहे हों, प्रतीकों। बिंदी चलो मान लीजिए बहुत सारे बच्चे लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। अब आप देखिए प्रतीकों और प्रतीकों, ठीक है, आपके सामने देख लीजिए 4 प्रकार से लिखा हुआ है। तो हमें ये लगता है कि क्या फर्क पड़ता है सर, है ना, बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम अधिकांश विद्यार्थी अगर इस रूप में लिखते हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि प्रतीक शब्द में दीर्घ संधि है, और जब दीर्घ संधि है तो ये जो ई की मात्रा यहां देखिएगा वो कैसी होनी चाहिए? दीर्घ होनी चाहिए।
छोटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन अब हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमसे प्रश्न पूछा जाने वाला है निम्नलिखित में से शुद्ध है। अब आप सोचिए, वहां पर प्रतीक इस तरह से लिखा हुआ 4 तरह से हमारे सामने है मान लीजिए, तो हमें वहां पर जो सही है उसको चुनना है, उससे पहले हमें सही समझना भी है, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे भ्रांतिवश हम लिख रहे हैं जो कहीं न कहीं वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अब आप देखेंगे कि सर इन दोनों में क्या अंतर है, यहां आपने लिखा, यहां ये लिखा, ये तो दोनों एक जैसे हैं। फिर आपको मैं बहुत सूक्ष्म बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये दोनों एक जैसे नहीं है। आप देखिएगा, मैं बहुत सूक्ष्म बात पर ध्यान दिला रहा हूं। यहां देखिए, ये दोनों तरह से प्र लिखा हुआ है, और ऐसा प्र कहीं पुस्तक में या किसी पत्रिका में छपा हुआ हो तो जरूर मुझे बताइएगा। ऐसा है ही नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, लिखने का सुख ढूंढते हैं, बोलने का सुख ढूंढते हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि पेन कौन उठाए, इसलिए हमने इस प्र को, जो वास्तव में ध्यान से देखिए ऐसा और इसमें ये र है, अब इसमें पेन उठाना पड़ा अपने को, और एक व्यक्ति ने ऐसे लिख लिया। तो आप सोचिए, संसार में किसको पसंद किया जा रहा है, जो सरल हो। हमें भी अगर नौकरी बहुत सरलता से मिलती तो हमारी इच्छा होती ठीक है शॉर्टकट तरीके से मिल जाए, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं का कोई शॉर्टकट नहीं है ना। मेहनत, और वो भी लक्ष्य को साधने के लिए बहुत तत्पर होकर की जाने वाली मेहनत से आप निश्चित तौर पर प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने वाले हैं। तो आप देखिए, ये कोई प्र लिखने का तरीका है ही नहीं, इसलिए मेरा तो ये मानना है कि यहाँ पर ये जो भी लिखा हुआ है, इसको मैं भी अभी ठीक नहीं मान रहा, इसको ये सब ठीक नहीं है। तो प्रतीकों कौन सा ठीक है, ये वाला ठीक है। आशा है आपने इस शब्द को अपने शब्दकोश में जोड़ लिया होगा, और कभी भविष्य में, अब आप लिखिए, आज तक लिख रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन अब जब लिखेंगे तब हमें कैसा लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि आज आपको सही शब्द से आपको रूबरू करवा दिया गया है, भरोसा आपको रखना है। फिर आपके मन में होगा कि सर आज ही हमने आपको देखा, भरोसा कैसे कर लें। तो लाखों विद्यार्थियों का भरोसा है हम पर, और हम व्यासपीठ पर हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम आपको ठीक ठीक बातें बताएं जिससे आपका जीवन बने। तो फिर आपको भरोसा करना है, इस व्यासपीठ पर भरोसा करना है। यहाँ से जो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे वो बिल्कुल सटीक और सही होगा तो ही बताने का उसको प्रयास करेंगे। बाकी आप सोचिए, उस बात को हम आपके सामने नहीं लाने वाले हैं जो बहुत मतांतरों में है। इसलिए प्रतीक शब्द आपको इसे लिखना है। फिर आप देखिए, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह, बहुत सरल शब्द लगता है ये, समूह शब्द बहुत सरल लगता है, लेकिन मैंने कक्षाओं में ये निरंतर अनुभव किया और बच्चों से लिखवाया, तो आपको आश्चर्य होगा कि मुझे 70% बच्चों का जो उत्तर लगभग मुझे प्राप्त होता है लिखा हुआ, वो ऐसा प्राप्त होता है। अब आप सोचिए, हम जिन कक्षाओं में आ चुके हैं और आगे की कक्षाओं में जा रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और हमसे अपेक्षा की जाएगी कि ये एक जो छोटा सा शब्द है उसको हम ठीक नहीं लिख पा रहे हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए। आप इसका उच्चारण भी अगर ध्यान से सुनते हैं तो समूह, समूह नहीं है, समूह। तो आप देखिए, मुंह, इसके ऊपर जोर पड़ता है, हम इसको थोड़ा दीर्घ तरीके से बोलते हैं, इसलिए मात्रा कैसी होनी चाहिए, दीर्घ होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको भाषा की परिभाषा समझाना तो उद्देश्य था ही, लेकिन आपको मैं शब्द शुद्धि से जोड़कर आगे ले जाना चाह रहा था। इसलिए हम एक बार फिर से इसको देख रहे हैं कि भाषा क्या है। उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग, अब आप समझिए, यह समाज विशेष के लोग, अच्छा भाषा का उपयोग कहाँ है, समाज में है, और समाज ही नहीं है तो भाषा का क्या अस्तित्व है बताइए। इसलिए समाज होना आवश्यक है। और यहाँ क्या लिखा, समाज विशेष के लोग। यहाँ समाज विशेष के लोगों से तात्पर्य कोई वर्ग नहीं है, हिंदी भाषा को जानने वाले लोगों का समूह है, तो वो हिंदी भाषा में विचारों का आदान प्रदान अच्छे से कर सकता है। इसलिए हमने कहा कि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग अपने विचारों का क्या करें, आदान प्रदान करते हों, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आपको मैं समझाना चाहता हूं भाषा का विकास क्रम।
भाषा का निर्माण कोई एक दिन में नहीं हुआ है, वर्षों का परिश्रम है। भाषा का विकास क्रम, जब भाषा के विकास क्रम की हम बात करेंगे तो मोटे तौर पर हम 6 चरणों की बात करते हैं, लेकिन इसको पूरा विस्तारित रूप में ही हम देखते हैं तो हम कहेंगे कि 7 चरणों में भाषा का विकास हुआ है। मैं दोनों ही बातों को यहाँ पर लिखने वाला हूँ। इस रूप में कोई प्रश्न हमारे सामने नहीं कि भाषा का विकास कितने चरणों में हुआ है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इधर ले जाना चाह रहा हूँ। आप देखिए भाषा का जो विकास है वो कितने चरणों में हुआ है। मोटे तौर पर हम बात करते हैं कितने चरणों में हुआ है, 7 चरणों में। तो आप देखिए भाषा जब भी प्रारंभ हुई होगी तो आखिर भाषा के मूल में क्या है? भाषा के मूल में क्या है? भाषा के मूल में है ध्वनि। भाषा के मूल में ध्वनि है। अब आप कल्पना कीजिए कि मनुष्य जब आदिम अवस्था में रहता था, गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, उसके पास मुंह और शरीर के बाकी सारे अवयव थे, लेकिन उसे बोलना नहीं आता था। जानवरों के साथ रहता था, सभ्यता नहीं थी, लेकिन उसके मुंह में वो सारे अवयव थे जो आज हमारे मुंह में हैं। तो किसी घटना दुर्घटना की वजह से ही सही उसके मुंह से अनायास कुछ ध्वनियां प्रस्फुटित हुई होगी, बस वहीं से भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है, वहीं से भाषा प्रारंभ हुई है। तो हम कह रहे हैं कि भाषा का जो प्रारंभिक चरण है उसका नाम क्या है? ध्वनि। लेकिन ये ध्वनि कैसी थी? अस्पष्ट, उसे पता नहीं कि उसके मुंह से क्या निकला है। लेकिन आप सोचिए शुरुआत तो हो गई ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये भाषा के विकास का प्रादुर्भाव या प्रारंभिक बिंदु है। और यहाँ पर स्थिति ये है कि ये जो ध्वनि है वो कैसी है? अस्पष्ट है, यानी यहाँ स्पष्टता नहीं है। उस मनुष्य को ही पता नहीं कि वो अपने मुंह से क्या बोला, लेकिन उसके मुंह से कुछ न कुछ आवाजें जरूर निकली, उसको हमने कह दिया क्या? ध्वनि। लेकिन अभी हमने भाषा की परिभाषा को समझा है, जिसमें कहा गया कि खाली ये तो प्रारंभिक बिंदु, लेकिन हमें पहुंचना कहां तक है? हमें पहुंचना है जहां हम विचारों का क्या कर सकें? आदान प्रदान कर सके। तो वहां तक पहुंचने में हमें देखिए कई वर्षों तक अभ्यास करना पड़ा। और अगला चरण जो आपके सामने है वो अगला चरण है, देखिएगा दूसरा आपका जो चरण है उसको हम कह रहे हैं भाषा ध्वनि। भाषा ध्वनि। अब ध्वनि और भाषा ध्वनि में अंतर क्या? मनुष्य ने जब एक बार इस तरह से उसके मुंह से अनायास कुछ ध्वनियां प्रस्फुटित हुई तो हो सकता है धीरे धीरे उसने अनुकरण किया हो, कुछ ध्वनियों का अभ्यास किया हो। और वो ध्वनियां कौन सी हो सकती है? पशु पक्षियों की ध्वनियां हो सकती है, हो सकता है समुद्र की जो गर्जना है, बादलों की जो गर्जना है, पेड़ों की जो टहनियाँ टकराती है, पत्थर टकराते हैं, ऐसी कोई आवाज़ें हैं, उसका उसने क्या किया होगा? अनुकरण किया होगा। और अनुकरण के साथ साथ अभ्यास किया होगा। तो हम कह रहे हैं कि इस चरण में जो अस्पष्टता थी बिल्कुल, उसमें थोड़ी क्या आ गई? स्पष्टता आ गई। तो हम कह रहे हैं यहाँ इस चरण में थोड़ी स्पष्टता आ गई। अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुए, लेकिन थोड़ी स्पष्टता आ गई। किसकी वजह से? अनुकरण और अभ्यास की वजह से। फिर यहां से फिर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आप देखिए हम जब आगे बढ़ते हैं तो इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा चरण हमारे सामने आ रहा है, और वो तीसरा चरण है वर्ण। अंग्रेजी में इसको हम लेटर कहते हैं। अब आप देखिए वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े संभव न हो। हम आगे इसको स्पष्ट रूप से लिखेंगे भी सही, लेकिन आप समझिए वर्ण वास्तव में क्या है? सबसे छोटी, सबसे छोटी व स्पष्ट ध्वनि। सबसे छोटी व स्पष्ट ध्वनि। आपने वर्णमाला आप जानते होंगे,
और आप अगर कहीं उसको थोड़ा सा भूल से गए हैं तो मैं आपको वहाँ से आगे की तरफ बढ़ाने वाला हूँ, आपको वर्णमाला बताने वाला हूँ। तो आप देखिए, वर्ण वह छोटी से छोटी और स्पष्ट ध्वनि जिसके और टुकड़े संभव नहीं हो उसको अपन क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जैसे अ है, क है, च है, ये सब हमारे क्या है? वर्ण है। यानी पूरी जो वर्णमाला है वो वर्ण का ही उदाहरण है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि सबसे पहले भाषा का जो विकास हुआ है वो किस रूप में हुआ है? तो किस रूप में हुआ है? मौखिक रूप में। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि भाषा का जो विकास हुआ है उसका जो प्रारंभिक रूप है वो कौन सा था? मौखिक। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर एक रूप का और विकास हुआ और उस रूप को हमने क्या कह दिया? लिखित। उसके भी विकास की अपनी एक कहानी है, लेकिन हम संक्षिप्त में समझें कि भाषा का जो विकास हुआ है वो उसके जो रूप हैं वो कितने रूप हो गए? मोटे तौर पर मौखिक रूप और लिखित रूप। इनको हम भाषा के रूप कहें, भाषा के भेद कहें। हालांकि हमने इस पर चर्चा कर ली है, एक रूप और होता है और वो कौन सा है? सांकेतिक रूप। अब आप देखिए, वर्ण स्पष्ट हो गया, यहां से हम चले थे ध्वनि से, अस्पष्ट है, इसमें थोड़ी स्पष्टता आई, लेकिन यहां आते आते पूर्ण रूप से हम क्या हो गए? स्पष्ट हो गए। हम यहां से जब, क्योंकि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हम यहां से फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप देखिए अगला जो चरण है हमारा, अगला चरण है जिसको हम कह रहे हैं अक्षर। अंग्रेजी में इसको आप समझें तो इसको कहेंगे सिलेबल, आपको थोड़ा सरल रहेगा समझने में। अक्षर। अब अक्षर के बारे में कई बार हमारे मन में भ्रांतियां होती है कि अक्षर वर्ण से छोटा होता है, बड़ा होता है, क्या होता है, इन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। अक्षर की जो परिभाषा है उसमें यह कहा गया है कि अक्षर क्या है? अक्षर ध्वनि या ध्वनियों का वह समूह है जिसका उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात में हो जाए, यानी एक ही झटके में जिसका हम उच्चारण करते हैं वो भले ही ध्वनि हो या ध्वनियों का क्या हो? समूह हो। तो यहां हम इस बात को समझें कि यहां ध्वनि भी है अक्षर में और हम विकास कर रहे हैं, भाषा का विकास क्रम पढ़ रहे हैं। यहां से आप देखिए आगे हम बढ़े, कुछ विकास हुआ, इधर बढ़े, कुछ और इसमें जुड़ा, यहां पर आ रहे हैं तो क्या जुड़ा? ध्वनि का क्या बनना शुरू हो गया? समूह। तो हम कह रहे हैं कि शब्द जो है वो क्या है? शब्द, क्षमा कीजिए, अक्षर जो है वो क्या है? ध्वनि और ध्वनियों का क्या है? समूह है। तो इस नाते हम ये देखेंगे कि वर्ण जैसे यहां पर लिखा हुआ है अ, एक ही झटके में उच्चारण कर रहे हैं, यहां लिखा हुआ है क, एक ही झटके में हम उच्चारण कर रहे हैं, एक ही आघात में उच्चारण कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अक्षर के उदाहरण के तौर पर हम किसको ले सकते हैं? समस्त वर्ण, यानी जितने भी वर्ण हैं वो सभी क्या कहलाए जा सकते हैं? अक्षर कहलाए जा सकते हैं। तो फिर अलग नाम क्यों दिया? तो आप देखिए, अलग नाम इसलिए दिया कि अक्षर वाली प्रक्रिया में या चरण में हमने इन ध्वनियों का क्या बनाना शुरू कर दिया? समूह। जैसे आप देखेंगे, मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, आप ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है? म को हलंत कर दिया है। इन ध्वनियों का जब आप उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण है राम, आम। म का उच्चारण बहुत कम है। तो यहां इसको जब हम पढ़ते हैं तो ये शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इसमें प्राय अर्थ का समावेश नहीं है और एक ही झटके में इसका हमने क्या कर लिया? उच्चारण कर लिया। तो हम ये मानकर चल रहे हैं समझने के दृष्टिकोण से, यह क्या नहीं होते हैं? अर्थ नहीं होते हैं, प्रायः अर्थ नहीं होते हैं। तो अब आप सोचिए, हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। इस यात्रा को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए, हम यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो अगला चरण आ रहा है वो कौन सा है? शब्द। अगला चरण कौन सा है? शब्द। और शब्द को हम अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। ठीक है, अब शब्द किसे कहते हैं? तो बहुत सरल शब्दों में देखिएगा, सार्थक
ध्वनि को शब्द कहते हैं, सार्थक ध्वनि समूह। सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या कह सकते हैं? शब्द कह सकते हैं। अब आप चाहें तो सार्थक ध्वनि शब्द समूह कह दें, सार्थक वर्ण समूह कह दें, सार्थक अक्षर समूह कह दें, कुल मिला के ऐसा समूह जिसमें कोई न कोई क्या हो, अर्थ हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? शब्द कह सकते हैं। यहां से देखिए, ध्वनि अस्पष्ट, भाषा ध्वनि थोड़ी स्पष्टता, वर्ण बिल्कुल हम स्पष्ट हो गए उच्चारण के दृष्टिकोण से। उससे हम आगे बढ़े तो क्या? अक्षर, अक्षर में हम उच्चारण में स्पष्ट हुई, लेकिन वर्णों का या ध्वनियों का क्या बनने लग गया? समूह बनने लग गया। लेकिन यहाँ प्राय अर्थ नहीं है। हम और आगे बढ़े और अगला जो हमारा चरण है वो कौन सा है? शब्द है। शब्द किसे कहते हैं? जिसमें अर्थ हो। तो आप देखिए, मैं यहाँ पर एक समूह लिख रहा हूं, बताइए आप, इसको पढ़ने पर आपको लगता है कि ये शब्द है? आप खुद स्वीकार कर लेंगे कि नहीं सर ये शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? शब्द जैसा दिख रहा है, 3 वर्णों का समूह है, ऊपर शिरोरेखा खींची हुई है, तब भी आप कहेंगे नहीं सर ये तो हमें शब्द जैसा नहीं लग रहा है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है। अब मैं इन्हीं वर्णों को आगे पीछे करके देखिए लिख रहा हूं आपके सामने। क्या ये अब शब्द है? बिल्कुल, आपको समझ में आ गया, ये शब्द है। तो अर्थ क्या है? अर्थ है पुष्प, जो तालाब में खिलता है। लेकिन कोई और भी अर्थ हो सकता है, किसी विद्यार्थी का नाम भी हो सकता है। इसलिए मैं यहां से कह रहा हूं कमल, और हो सकता है पीछे से एक आवाज आई यस सर, संभव है। इसलिए आप देखिए, शब्द किसको कहेंगे? जिसमें क्या हो? अर्थ हो। अब हिंदी भाषा में शब्द के कई प्रकार हैं। ऐसे शब्द हैं जिनमें केवल एक ही अर्थ होता है, ऐसे शब्द हैं जिसमें कई अर्थ होते हैं। तो अनेकार्थी शब्द हैं, एकार्थी शब्द हैं। तो आप देखिए, कमल शब्द के भी हो सकता है कि एक से अधिक अर्थ हैं। तो यहां से हम फिर आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो एक बीच में आप देखेंगे हमारे पास एक चरण आता है जिसको हम कहते हैं पद। क्या कहते हैं? पद। और ये जो पद है, ये क्या है? विभक्ति युक्त शब्द। जब हम वाक्य की बात करेंगे तो वाक्यों में आपको पता है कि राम ने, अब आप देखिए ये जो राम ने है, अगर वाक्य में है तो हम इसको कहने वाले हैं शब्द नहीं, ये क्या बन गया? पद बन गया। यानी शब्दों से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक चरण आता है जिसको हम क्या कहते हैं? पद। और पद हैं तो शब्द ही हैं, लेकिन ये विभक्ति के साथ है, कारक चिन्हों के साथ हैं। या यूं कह सकते हैं कि वाक्यों में जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं वे सभी शब्द शब्द नहीं कहलाकर क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। यहां से फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास एक चरण आता है, वो है वाक्य। और अंग्रेजी में आप इसको सेंटेंस कह रहे हैं, है ना? तो वाक्य है क्या? वाक्य देखिएगा, वाक्य जो है, वाक्य के बारे में जब हम बात करेंगे तो वाक्य क्या है? तो वाक्य की परिभाषा है कि शब्दों का क्रमबद्ध, सार्थक व स्वतंत्र समूह जिसके द्वारा किसी विचार विशेष की अभिव्यक्ति हो जाए, उसे हम क्या कहने वाले हैं? वाक्य कहने वाले हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं तालाब में मैं कमल खिल चुका है। कमल खिल चुका है। अब आप देखिएगा यहां पर कमल शब्द आया है, लेकिन हो सकता है कि यहां पर जो कमल शब्द के 2 अर्थ लिए जा रहे थे, लेकिन इसी कमल शब्द का प्रयोग जब हमने वाक्य में कर लिया तो स्पष्ट हो गया। यानी एक मेरे मन में कोई विचार है, उसको अगर मैं आप तक बहुत स्पष्ट तरीके से पहुंचा देता हूं तो वो माध्यम हमारे पास है, भाषा है। लेकिन
जो भाषा के अवयव हैं या विकास का क्रम है, उसमें कौन सा क्रम हमारे काम में आ रहा है? वाक्य। तो साथियों, आपको ये भाषा का जो विकास क्रम है वो समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार आपके सामने इसको देखें आप। भाषा का जो विकास क्रम है कितने चरणों में हुआ है? 7 चरणों में हुआ है। पहला चरण कौन सा? ध्वनि। दूसरा चरण कौन सा? भाषा ध्वनि। तीसरा चरण कौन सा? वर्ण। वर्ण से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास चरण आया कौन सा? अक्षर। अक्षर से आगे बढ़े तो कौन सा? शब्द। शब्द से आगे बढ़ते हैं तो क्या? पद। और सबसे अंतिम में हमारे पास जो चरण है वो क्या है? वाक्य। और ये जो सारे पद हैं, इनमें जो संबंध है वो आपस में ऐसा संबंध है जैसा एक चेन में होता है, श्रृंखलाबद्ध संबंध है। यानी इसके आधार पर इसका विकास हुआ है, इसके आधार पर इसका, और क्रमशः वाक्य बना है। यानी वाक्य बनने में इन सभी अवयवों का अपना अपना योगदान है। अब हम हिंदी भाषा को जब विस्तार से पढ़ते हैं तो बस इन्हीं अवयवों को विस्तार से पढ़ते हैं। हमारे पास वर्ण विचार होगा, हमारे पास शब्द विचार होगा, वाक्य विचार होगा, और हम पूरी हिंदी व्याकरण को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो मुझे आशा है आप इस प्रारंभिक बात को अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो भाषा का आपके सामने विकास क्रम रखा। अब आप देखिए, वर्ण पर हम फिर से थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और मैं यहां लिख रहा हूं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद। तो मोटे तौर पर वर्ण के भेदों की जब बात करते हैं तो वर्ण के 2 भेद हैं। आपको ध्यान है? पहला भेद कौन सा है? पहला भेद देखिएगा, जिसको हम कहते हैं स्वर। पहला भेद कौन सा है? स्वर। और दूसरा जो भेद है वो कौन सा है हमारे पास? व्यंजन। अब हमारे सामने प्रश्न है, मान लीजिए प्रारंभिक की हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे सामने उत्तर है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कुछ पुस्तकों में आपको 10 पढ़ने को मिलेगा। अब आप देखिएगा, हम उन पुस्तकों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो जारी मानक वर्णमाला है, उस वर्णमाला के आधार पर ही हमको प्रतियोगी परीक्षा में उत्तर देने हैं आने वाले प्रश्नों के। तो हम उत्तर कितना दें? स्वरों के बारे में पूछे तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। क्योंकि अभी हमारा व्यक्तिगत तर्क हो सकता है किसी विद्वान का कि 10, क्योंकि ऋ से ऋषि का उच्चारण हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसको हमें स्वरों से हटा देना चाहिए। लेकिन जब तक हमारी जो मानक संस्था है ये घोषणा नहीं करती, तब तक हम उसको नहीं हटा सकते। आपका और मेरा एक निजी विचार हो सकता है, लेकिन उसको प्रतियोगी दृष्टिकोण से हम आगे की तरफ नहीं बढ़ा सकते। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछे तो कितना बताना है आपको? 11। और व्यंजनों की संख्या की बात करते हैं तो कुल व्यंजनों की संख्या 39 है, 39। इनको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे 33 मूल व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। इन सब को जब हम मिलाते हैं तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी आती है? 39। अच्छा, स्वर किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं, बहुत सारे बच्चे उत्तर देते हैं अ को स्वर कहते हैं। बात तो ठीक है, ये ठीक वैसे ही प्रश्न हो जाता है कई बार कि भाई भारत की राजधानी का नाम क्या है? तो उत्तर आया कि नोएडा के पास में है। अब इसको न तो पूरी रूप से कुछ गलत कह सकते हैं, न पूरी रूप से ठीक कह सकते हैं, है ना? उत्तर आना चाहिए था नई दिल्ली। वैसे ही स्वर किसे कहते हैं? तो अ को स्वर कहते हैं। बात ठीक है, लेकिन परिभाषा के रूप में जब आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएं? आप बहुत सरल शब्दों में आपको समझाना चाह रहा हूं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण बाधा रहित हो। मैंने इसको बहुत संक्षिप्त कर दिया है। बाधा रहित का अर्थ यह कि प्राणवायु जो मुंह से बाहर निकलेगी तो वो किसी अंग से स्पर्श न करते हुए सीधी बाहर निकल जाएगी, और जिस वर्ण का उच्चारण होगा उस वर्ण को हम क्या कहने वाले हैं? स्वर। जैसे उच्चारण करते हैं अ,
आप अनुभव करेंगे कि मुंह खुला हुआ है और हवा सीधी बाहर निकल रही है, कहीं पर भी हवा बीच में रुकती नहीं है। इसलिए ये सारे ही वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो फिर व्यंजनों की बात करते हैं, तो आप सरल शब्दों में समझिए। वे वर्ण जिनका उच्चारण बाधा सहित हो, बस वो व्यंजन हो गए। बाधा सहित हो, वे वर्ण जिनका उच्चारण क्या हो? बाधा सहित हो, उसको हम क्या कहने वाले हैं? व्यंजन कहने वाले हैं। तो व्यंजन हो या स्वर हो, है तो क्या है? वर्ण है ना। आप देखिएगा, यहाँ एक तथ्य और आपको बताना चाहता हूं कि जो स्वर हैं उच्चारण के दृष्टिकोण से किस तरह के होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। उच्चारण के दृष्टिकोण से स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और उच्चारण के दृष्टिकोण से व्यंजन कैसे होते हैं? परतंत्र। कैसे? आप देखिएगा, आप इस वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो आपको किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं। को बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं ले रहे, लेकिन आप देखिएगा, आप इस वर्ण का उच्चारण कीजिए, जैसे ही आप उच्चारण करेंगे तो आपको लगेगा कि इसके उच्चारण में कौन सा उच्चारण और आपको सुनाई दे रहा है? अ का। क, तो आप देखिए, क क्या है? व्यंजन है। अ क्या है? स्वर है। अ के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, इसलिए हम क्या करें कि स्वर सारे ही उच्चारण के दृष्टिकोण से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अच्छा, क के उच्चारण में हमें सहायता लेनी पड़ रही है किसकी? अ की। अ क्या है? स्वर। इसलिए हम कह रहे हैं कि व्यंजन जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं? परतंत्र होते हैं। तो आपको वर्ण के भेद समझ में आ गए होंगे। हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। आप सोच रहे होंगे कि सर वर्णमाला हमें पढ़ा रहे है ना, हम तो उच्च कक्षाओं में आ गए। लेकिन मित्रों, जब हम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत वर्षों पहले इन सब चीज़ों को पढ़ा है, अब धीरे धीरे ये धूमिल हो गई है और हमें हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ना है। तो आप सोचिए, संधि पढ़ने से पहले वर्ण अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब कौन से वर्ण का किससे मेल हो रहा है, वर्ण कितने होते हैं, इनकी जानकारियां अगर हमें ठीक नहीं है तो हम सीधे संधि को शुरू कर देंगे। तो आप सोचिए, फिर वही बात हुई कि सिखाना अच्छे से था, लेकिन मैं भी वही कर बैठा जो कई बार लोग कर बैठते हैं। तो आप सोचिए, मुझे व्यासपीठ इसका इजाज़त नहीं देती। मैं आपको बहुत सरल तरीके से जीरो से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए हम पढ़ते हैं वर्णमाला। मौलिक प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न के उत्तर प्रायः अलग अलग आते हैं। कहीं उत्तर 44 आ रहा है, कहीं 48 आ रहा है, कहीं 52 आ रहा है, कहीं 56 आ रहा है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जो जारी मानक वर्णमाला है उसको आधार मानते हुए हमें उत्तर देना है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जब कुल संख्या पूछी जाए तो कुल संख्या कितनी है? 52। कुल 52 वर्ण हैं। लेकिन ठीक यहां एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वहां हम 52 नहीं कहें, वहां हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। दोनों बातें आपके ध्यान में आ गई होगी और आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न कैसा पूछा गया, उत्तर वैसे ही देना है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी और हम 52 उत्तर दे रहे हैं तो ठीक नहीं है। और हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या पूछे और हम 44 कहें तो बिल्कुल ठीक है। और कुल वर्णों की, या भले ही कुल शब्द नहीं हो, लेकिन हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है, ऐसा कोई प्रश्न आए और वहां ऑप्शन में हमें 52 मिलता है तो हमें 52 चुनना चाहिए। यही सही उत्तर आपका होने वाला है। चलिए हम वर्णमाला में सबसे पहले शुरू करते हैं स्वर। आपको बताया जा चुका है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। हम एक एक स्वर पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए,
देखिएगा, हमने लिखा अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। गिन लीजिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 स्वर हैं। आपको बता दिया गया कि स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण का सहयोग नहीं लेना पड़े, या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी बाधा के हो जाए, बिना किसी स्पर्श के हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न हमारे सामने और है कि हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या की जब हम बात करते हैं तो हिंदी वर्णमालाओं में मात्राओं की जो कुल संख्या है वो कितनी होती है? 10। वर्णमाला में वर्ण तो 11 है, स्वर 11 है, लेकिन मात्रा कितनी है? 10। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 कैसे? तो इन सारे ही स्वरों में किस स्वर की मात्रा नहीं होती? आप ठीक जगह पर पहुंच गए होंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन शेष जो स्वर हैं उन सब की मात्रा होती है। सबसे पहले हम स्पष्ट करते हैं कि मात्रा कहते किसे हैं। आप देखिए, मैं इसका उच्चारण कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अ, और इसका उच्चारण कर रहा हूं आ। आपको शायद ध्यान में आ गया हो, नहीं तो आगे और ई, और यहां क्या है? ई। तो इन दोनों के उच्चारण में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। तो हम कहेंगे कि मात्रा जो है वो क्या है? उच्चारण में लगने वाला क्या है? समय। अ में कम समय लगा है, श्वास की मात्रा कम लगी है, लेकिन आ के उच्चारण में समय और श्वास की मात्रा दोनों ही अपेक्षाकृत अधिक लगे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ये ह्रस्व स्वर है और ये कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सरल शब्दों में आप देखेंगे मात्रा किसे कहते हैं? तो उच्चारण में लगने वाला समय लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा। आ की मात्रा आप जानते हैं, अगर किसी भी व्यंजन के साथ इस तरह का संकेत जोड़ देते हैं तो उसमें कौन सा स्वर आ जाता है? आ जाता है। इसी तरह से ये सभी मात्राएं हैं। मात्राएं हैं तो मूलतः संकेत है, और किसके संकेत हैं? स्वरों के। जैसे आप देखिएगा, हम यहां पर लिख रहे हैं च। अब देखिए, इस च में अ है, लेकिन अ की मात्रा का निर्धारण नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि च में अ इस रूप में आएगा, क में भी अ है, लेकिन यहां पर डिजाइन चेंज है, अलग है, और ट में भी अ है, लेकिन यहां पर फिर आकृति अलग है। इसलिए इन सब में अ है, लेकिन अलग अलग तरह से इसकी डिजाइन बनी हुई है। कोई एक ऐसी कॉमन डिजाइन नहीं बना पाए, ऐसा कोई कॉमन संकेत नहीं बना पाए। इसलिए अ को हमने कहीं न कहीं कॉमन मानते हुए अ की हमने कोई अलग से मात्रा निर्धारित की ही नहीं। और कम से कम हम किसी व्यंजन का उच्चारण करें तो अपेक्षा है कि उसमें क्या होना चाहिए? अ स्वर का होना आवश्यक है। अब आप देखिए, इसमें जैसे ही मैं ये मात्रा जोड़ता हूं, अब यहां पर अ नहीं रहा, कौन से स्वर की मात्रा आ गई? आ की। इसी तरह से देखेंगे आप कि अगर मैंने यहां पर इस रूप में यहां पर एक मात्रा लगा ली तो आप देखेंगे यहां पर ऊ की मात्रा आ गई। इसी तरह से देखेंगे कि इसमें अगर मैंने इस तरह से कोई मात्रा लगा ली तो ए से एडी की मात्रा आ गई, के हो गया। तो स्वरों के मोटे तौर पर आप देखेंगे दो रूप हैं। एक रूप ये भौतिक रूप आप सामने देख रहे हैं, इसका प्रयोग होता है। लेकिन जब स्वरों का प्रयोग हम व्यंजनों के साथ करते हैं तो व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग प्रायः मात्रात्मक रूप में होता है। तो यहाँ पर मात्राएं आपके सामने हैं और मुझे
लग रहा है कि शायद आप मात्रा के बारे में समझ गए हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 और मात्राएं कितनी होती है 10। अब आप इसको मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाना चाहता हूं, एक उच्चारण आपका ठीक करना चाहता हूं। यहां उच्चारण है ए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका उच्चारण कहीं कहीं हम देखते हैं कि आई आई इस तरह का उच्चारण करते हैं, वो ठीक नहीं है। इसका जो उच्चारण है वो है अए, ये ओ है, बिल्कुल ठीक उच्चारण है, लेकिन इसको हम औ बोलें ऐसा नहीं, इसका उच्चारण है औ। इसे भी हम अभी आगे स्पष्ट कर देंगे, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये हमारे हिंदी के 11 स्वर है। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा और आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, यहीं पर आप बाकी बातों को भी समझेंगे। मैं इस स्वर पर एक गोला बना रहा हूं, इस पर भी एक गोला बना रहा हूं, इस पर भी एक गोला बना रहा हूं और इस पर भी एक गोला बना रहा हूं। आप देखेंगे 4 स्वरों के ऊपर मैंने एक गोला बना दिया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये 4 ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में समय और श्वास की मात्रा कम से कम लगती है। इसलिए इन चारों स्वरों को हम क्या कहने वाले हैं? इन चारों स्वरों को देखिएगा आप, इन चारों स्वरों को हम क्या कहने वाले हैं? इन चारों स्वरों को हम ऋस्व स्वर कहने वाले हैं। इन चारों स्वरों को हम क्या कहने वाले हैं? ऋस्व स्वर। अच्छा, ऋस्व स्वर, तो हम यहां पर संकेत भी लिख लेते हैं कि ये जो गोले में जो स्वर थे हमारे, उनको हमने क्या कहा? ऋस्व स्वर। इनको हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, मूल स्वर। लघु स्वर भी इनको हम कह सकते हैं, और इनको हम चाहें तो एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। एक मात्रिक स्वर। संख्या में कितने हो गए? 4। अब देखिए, बहुत सारी बातें यहां हो गई कि ये जो गोले में हैं, इन स्वरों को ऋस्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उच्चारण में समय कम लगता है, श्वास की मात्रा कम लगती है। फिर मूल स्वर इसलिए कहते हैं कि यही स्वर हैं जो मिलकर अन्य स्वरों का निर्माण करते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि आ का निर्माण अ को अगर हम 2 बार बोलें उतने समय में हो जाता है। और सरल तरीके से इस बात को समझने का प्रयास करें तो अ में अ को जोड़ा और किसका निर्माण हुआ? आ। तो आ के मूल में कौन है? अ। ए के मूल में कौन है? अ और ई जब मिलते हैं तो ए का निर्माण होता है। तो आप सोचिए, ये सारे ही जो मूल स्वर हैं, ये मूल स्वर मिलकर अन्य स्वरों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं। उच्चारण में समय कम लग रहा, लघु। और इनकी जब मात्राओं की गणना करते हैं तो इनकी मात्रा एक ही मानी जाती है, जो लघु जिसको हम कहेंगे मात्रा के संदर्भ में। तो एक मात्रा जब हम इसको गिनेंगे तो एक मात्रिक स्वर इनको हमने कह दिया। अभी आप देखिए, कुछ अन्य स्वरों पर मैं इस तरह की आकृति बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो 3 स्वरों के ऊपर इस तरह की आकृति बनाई, इन तीनों स्वरों को हम नाम दे रहे हैं। ये तीनों स्वर हैं यौगिक स्वर। कौन से स्वर हैं? यौगिक स्वर। यौगिक स्वरों की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से हैं? आप देखिए, आ, फिर ई और फिर ऊ। आखिर इन स्वरों के बारे में कि इनका निर्माण किस तरह से हुआ, तो मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि अ को अगर 2 बार बोलें उतने समय में हम आ का उच्चारण कर सकते हैं। तो सरल शब्दों में हम लिख रहे हैं कि अ से अगर हम अ को मिला लें तो किसका निर्माण हो जाएगा? आ का। तो अ प्लस अ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? यानी अ से अ का जब योग होगा तो आ का निर्माण होगा। इसी तरह से ई और ई का जब योग होगा तो दीर्घ ई का निर्माण हो जाएगा, जिसको हम यौगिक स्वर कह रहे हैं। और ऊ से ऊ जब मिलेगा तो इस ऊ का निर्माण हो रहा है।
तो हम कह रहे हैं कि ये जो है अ से अ का मिलना, जिसको दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि यौगिक स्वरों की विशेषता है समान स्वरों का मेल होता है। समान स्वरों का मेल होता है। समान स्वरों का क्या होता है? मेल होता है। समान स्वरों का मेल होता है। समान स्वरों का मेल हो, ठीक है। तो यौगिक स्वर हो गए। अब आप देखेंगे 4 स्वर हमारे पास शेष बचे हुए हैं, उनको भी जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा।